मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे एमन राय थॉट के बारे में और उसका रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में कि मानवेंद्र नाथ राय क्या थे, उनकी क्या भारतीय राजनीतिक चिंतन के रूप में उनकी भूमिका थी। नवमानवतावाद मनुष्य की प्रभु सत्ता की घोषणा करता है और बताता है कि विवेकपूर्ण और नैतिक समाज संभव है क्योंकि मानव अपनी प्रकृति से विवेकपूर्ण और नैतिक है और नव मानवतावाद सर्वव्यापी है। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एमन राय का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानवतावाद का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जा सकता है। राय ने भौतिकवाद की नवीन व्याख्या करते हुए उसे एक नैतिक पुट प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का जयघोष करके उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया। राय ने दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत भी प्रतिपादन किया, जो व्यवहारिक न होते हुए आवश्यक आदर्श अवश्य है। समाज में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने का आग्रह किया और साम्यवाद को तानाशाही प्रवृत्ति से बचाने का प्रयत्न किया। राय के स्वभाव और चिंतन में एक हठधर्मिता, दुराग्रह और इस दुराग्रह के कारण जो भी उन्होंने गांधी, धर्म, ईश्वर और राष्ट्रवाद को गहराई से समझे बिना ही इसके प्रति तीव्र आलोचना का मार्ग अपना लिया। मानवेंद्र राय का जन्म 6 फरवरी 1886 को कलकत्ता के निकट एक गांव में हुआ। राय का प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। प्रारंभिक शिक्षा घर में संपन्न करने के बाद वो स्थानीय राष्ट्रीय पाठशाला में भर्ती हुई। प्रारंभिक अवस्था में ही वो राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आए। राय के जीवनी लेखक मुंशी और दीक्षित के अनुसार राय का जीवन स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद से प्रभावित रहा। इन संतों सुधारकों के अतिरिक्त उनके जीवन पर विपिन चंद्र पाल और सावरकर का अमिट प्रभाव पड़ा। सन 1910 में अपने आते आते उन्होंने उपराष्ट्रवादियों के लिए अपने लिए स्थान बना लिया। हावड़ा षड्यंत्र कांड में बंदी बनाया गया और युगांतर से अपने आप को पूरी तरह संबद्ध कर चुके हैं और भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने में संलग्न थे। वो अपने क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के नाते विदेशों से आने वाले शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए सन 1915 में वहाँ से फिलीपींस और कोरिया और मंचूरिया गए। यात्रा क्रम में जब अमेरिका पहुंचा तो उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ के स्थान पर मानवेंद्र नाथ रखा। चीन, जापान की यात्रा में उन्होंने विश्व के बदलते वातावरण को नज़दीक से देखा। उन्होंने अमेरिका में विवाह कर लिया और अपनी विदेशी पत्नी के साथ मैक्सिको नगर में जा बसे। जीवन का उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी अध्याय संभवतः समाप्त हो गया। रूढ़िवादी मार्क्सवादी। सन 1917 से 18 में एक साम्यवादी नेता माइकेल बोरीडीन के संपर्क में आए। अब उनका साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा और साम्यवाद को मानव जाति के कष्टों को उदारक मानने लगे। मैक्सिको के बाहर किसी राज्य में प्रथम साम्यवादी दल स्थापित करने का श्रेय प्राप्त हुआ। प्रतिभाशाली और साहसी व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। बोरीडीन के माध्यम से राय को लेनिन का निमंत्रण प्राप्त हुआ और राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय कांग्रेस में मैक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में सन 1920 के प्रारंभ में रूस पहुँचे और रूस जाते समय उन्होंने बर्लिन में भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट की। लेनिन और राय के बीच घनिष्ठ मित्रता के संबंध स्थापित हुए। परामर्श से एशियाई समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के ताशकंद में कार्मिंगटन का एक केंद्रीय एशियाई बोर्ड स्थापित हुआ। पूर्वी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। स्टालिन के साथ मतभेद और रूढ़िवादी मार्क्सवाद की आलोचना। राय के बीच भी कुछ विषयों पर मतभेदों की स्थिति थी। लेनिन का विचार था कि साम्यवाद परतंत्र देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रमुख रूप से जुड़े संगठनों का समर्थन थे, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और इस दृष्टि से लेनिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देने के इच्छुक थे। लेकिन राय का यह कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन की प्रकृति सामंतवादी थी, कोई औचित्य नहीं। लेकिन इस मतभेद के बावजूद साम्यवादी इंटरनेशनल में राय को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। लेनिन की मृत्यु के बाद साम्यवादी इंटरनेशनल में राय की स्थिति कमजोर हो गई क्योंकि अब कमिंटन को औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ सीधा संपर्क न रखने का आदेश मिला। एक ही देश में समाजवाद के सिद्धांत से राय सहमत नहीं थे। राय स्टालिन की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध थे।
1928-29 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उसका संबंध पूर्णतः टूट गया। भारत वापसी और साम्यवाद दल से अलगाव। 21-28 वर्षों में सोवियत संघ में रहते हुए राय ने भारतीय साम्यवाद दल से की स्थापना को दृढ़ आधार प्रदान किया। वेनिगार्ड पत्रिका के माध्यम से भारत में साम्यवादियों को मार्गदर्शन कर रहे थे। इंटरनेशनल संबंध टूटने के बाद 1930 में नाम बदलकर भारत लौटे। कानपुर षड्यंत्र केस में 6 वर्ष का कारावास का दंड भुगतना पड़ा। जेल से मुक्ति मिली, लेकिन वो भारत के साम्यवादी दल पर अपने नेतृत्व स्थापित करने में सफल नहीं हुए। न केवल भारत के साम्यवादी दल वर्ण साम्यवादी आंदोलन से भी अलग हो गए। 36 से कांग्रेस के और उन्मुख हुई और 1939 में कांग्रेस के भीतर ही लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस में स्थापित की और 1940 में उन्होंने मौलाना आज़ाद के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। भारी असफलता भी हाथ लगी। इस पराजय के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए। दिसंबर 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और 45-46 चुनाव में उनके दल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके दल को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। पराजय से निष्कर्ष निकाला गया कि भारत अभी प्रजातंत्र के मौलिक आदर्शों के लिए अनुपयुक्त है। मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन। साम्यवादी आंदोलन से अलग होने के बाद 1937 में उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया नाम साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन और इस पत्र के माध्यम से मानवतावादी आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया गया। 47 में वो मानवतावादी आंदोलन के साथ पूरी तौर पर जुट गए और 25 जनवरी 54 को उन्होंने देहावसान तक मानवतावादी आंदोलन का प्रसार करते रहे। वो सदैव थे। जीवन के अंतिम 10 वर्षों में कांग्रेस और गांधी कट्टर आलोचक बन गए। स्वतंत्र लेखन, चिंतन और स्वयं द्वारा स्थापित देहरादून के निर्देशन में व्यतीत हुई। अपने विचारकों चिंतकों की विचारधारा में आयु के साथ परिवर्तन आते देख गए। एम.एन. रॉय की विचारधारा में जिस प्रकार परिवर्तन आया, वैसे परिवर्तनों को उदाहरण किसी अन्य चिंतन में नहीं मिलता। उग्रराष्ट्रवाद, मार्क्सवाद से लोकतंत्र और अंत मानवतावाद की यात्रा प्रस्तुत बेजोड़ है। कभी स्तर नहीं रहे, उन भारी परिवर्तन आते रहे और राय के विचारों के इस विकास को डॉक्टर एल.पी. सिन्हा ने निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया। रोमांटिक क्रांतिकारी 1912-16, दूसरा था रूढ़िवादी मार्क्सवादी 1917-30 और अरूढ़िवादी मार्क्सवाद 1930-36 और मौलिक लोकतंत्र के और संक्रमण 1937-39 और मौलिक लोकतंत्रवादी 1940-46 और 5वां था मौलिक मानवतावादी 1947-54। देखेंगे थोड़ा सा राय और मार्क्सवाद का क्या था। मार्क्स और अन्य समाजवादी लेखकों की भांति मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर अधिकार जमा लिया। वो मार्क्स के दर्शन से प्रभावित हुए। मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने दृढ़ मार्क्सवादी होने का परिचय दिया। भारत के साम्यवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मार्क्स की भौतिकवाद में संपूर्ण आस्था थी। मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति थी। मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य में उनकी गहरी आस्था थी। अब देखेंगे हम राय का मौलिक मानवतावाद। मौलिक मानवतावाद राय के संपूर्ण चिंतन का, एम.एन. रॉय का संपूर्ण चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राय के मौलिक मानवतावाद को नवीन मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से निष्कासित होने के बाद धीरे धीरे मार्क्सवाद से हटते चले गए और भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस को अपने विचारों के अनुकूल ढाल पाना संभव नहीं। कांग्रेस का परित्याग करके दिसंबर 40 में अपनी पृथक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया। उनकी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। तब राय को विश्वास हो चला कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति नहीं आएगी, तब तक लोग मौलिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को नहीं समझा सकेंगे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर अपनी समझ शक्ति भारत की बौद्धिक पुनर्जागरण लगा दी। मौलिक मानवतावाद के विकास के मार्ग प्रस्तुत करना था। अपने जीवन के अंतिम 7 वर्षों में वो भारत और विदेशों में मौलिक मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए और राय ने मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन अपने प्रमुख ग्रंथ न्यू ह्यूमनिज्म और अपने साप्ताहिक पत्र इंडिपेंडेंट इंडिया 1949 में इनका नाम बदल करके रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया। मानवतावाद का प्रतिपादन राय के कुछ पूर्वी और पश्चिमी विचारकों प्रोटोगोरस, इरासमस और मोर, बुकनन, हर्डर आदि द्वारा किया गया। भारत में आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय,
रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने चिंतन में मानवतावाद के तत्व देखे गए, लेकिन राय अपने मानवतावाद को नवीन और मौलिक नाम देकर ये बताना चाहते हैं कि उनका मानवतावाद पूर्ववर्ती और समकालीन सभी विचारकों द्वारा प्रतिपादित मानवतावाद से भिन्न है। पाश्चात्य विचारकों आधुनिक युग में भारतीय मेहमानों द्वारा जिस मानवतावाद का प्रतिपादन किया गया वो मानव को किसी न किसी अति प्राकृतिक अति मानवीय सत्ता के अधीन रखने की इच्छा धारणा से नहीं बचा पाए, मानव को वांछित केंद्रीय स्थान नहीं दे पाए। राय इस प्रकार की किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उन्हें मानवतावाद का केंद्र बिंदु संपूर्ण रूप से मानव ही है। नवीन मौलिक मानवतावाद की संज्ञा दी गई। राय के मानवतावाद की मूल समस्या व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति की नैतिकता का उत्थान है, और इस मानवतावाद का मूल तत्व है स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। राय लिखते हैं कि मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण और नैतिक है, एक उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में स्वतंत्र है, पर चूँकि समकालीन विश्व का नैतिक और चिंतन स्तर गिर चुका है, सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का हंस हो चुका है, और एक स्वस्थ और उन्मुक्त न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे। राय का सुझाव था कि वर्तमान सामाजिक दर्शन और सिद्धांतों का इस ढंग से पूरी तरह नवीनीकरण होना चाहिए कि सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठित हो जाए और मनुष्य अपने गौरव को पा सके। राय के इस मौलिक मानवतावाद के प्रमुख तत्व थे। पहला, मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। मौलिक मानवतावाद के अनुसार मनुष्य की मानव जाति का मूल है, और प्रोटोगोरस के इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। उद्देश्य एक मानव जीवन अपने में पूर्ण है, और मानव को किसी भारी और प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की तो न तो कोई आवश्यकता और नहीं इसका कोई उचित है। जो भी विख्यात यूनानी दार्शनिक प्रोटोगोरस का है। राय ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि मानव जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, और अपनी क्षमता है कि विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। हम सूर्य, चंद्र और नवग्रह आदि के अध्ययन में रुचि भले ही ले, नहीं अपनाया जाना चाहिए कि वो नक्षत्र हमारे भाग्य के निर्धारक हैं अथवा हमारे चरित्र और क्षमता पर इसमें कोई प्रभाव पड़ता है। राय का संपूर्ण ध्यान इस संसार की वास्तविकता पर है। वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और मनुष्य को भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थ के हाथों समर्पित करते हैं, और हम सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा संस्थाओं की पूजा करते हैं। दूसरा था मानव बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। हेमन राय ने लिखा कि व्यक्ति के जीवन उनके व्यक्तित्व के विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि। मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी प्रकृति। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं माना जाना चाहिए। बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति को उत्कृष्टता विश्वास व्यक्त किया। अध्यात्मवाद तो अंधविश्वास का प्रतीक है, और विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का परित्याग कर मानव बुद्धि को जागृत और परिष्कृत करें। विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएं। स्पष्ट बुद्धिवादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं को समुचित निराकरण कर सके और एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में मानवीय सभ्यताओं का विकास कर सके। मानववाद का प्रयुक्त तत्व स्वतंत्रता। राय के मानवतावाद का प्रयुक्त तत्व स्वतंत्र। राय ने स्वतंत्रता 3 आधार बताए। मानवतावाद, व्यक्तिवाद और विवेक राय मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्मसुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना, और मौलिक मानवतावाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए न केवल जागरूक व प्रयत्नशील है। मानववाद मानव मात्र को स्वतंत्रता का संदेश देता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं, कठिनाई आती है। आंशिक रूप से प्रकृति, आंशिक रूप से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं और आंशिक रूप से स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है। न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने, वर्ण, धर्म और जादू ने मानव स्वतंत्रता को सीमित किया। धर्म ने अपना बुद्धिवादी चरित्र खोकर के कठोरता और कट्टरता से मानव स्वतंत्रता और मानव सभ्यता को बड़ा आघात पहुंचाया। परिवार, राज्य और कानून, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं रूढ़िवादी परंपरागत रवैये से हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण बनाकर स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, और स्वतंत्रता करते व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का सहज विलीनीकरण। आवश्यक है बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर धर्म और जादू का परित्याग किया जाए। सामाजिक राजनीतिक जीवन की संस्थाओं, परिवार, राज्य और कानून आदि को हमारे स्वतंत्रता विकास के अनुकूल बनाया जाए, और स्वतंत्रता मौलिक मानवतावाद का मूल आधार है। और राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो।
स्वतंत्रता का तात्पर्य नहीं कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर विवेक का नियंत्रण है जो उसे बुराई से रोकता है। विवेक ही व्यक्ति को सामाजिकता सिखाता है। व्यक्ति और समाज में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता यदि व्यक्ति विवेक द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहे। और नेक्स्ट था धर्मनिरपेक्ष नैतिकतावाद से अनुप्रेरित। राय के मौलिक मानवतावाद के प्रमुख आधार नैतिकता है। राय ने विचार व्यक्त किया, नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के दो प्रमुख लक्षण हैं। इसके अभाव मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हम नैतिकता भुलाकर शक्ति प्रधान राजनीति में फंस गए। और नेक्स्ट था राष्ट्रवाद से मुक्ति और विश्व बंधुत्व का समर्थन। राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण समझता है, जिसमें प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिला। राय का मौलिक मानवतावाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त कर विश्व बंधुत्व की दीक्षा देता है और स्वतंत्र मनुष्यों को ऐसे ही प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना चाहता था। राय ने विश्व राज्यवाद अंतर्राष्ट्रवाद के बीच भेद किया। अंतर्राष्ट्रवाद में पृथक राष्ट्रीय राज्यों के अस्तित्व पर विचार नहीं था। अंतर्राष्ट्रवाद इस पृथक राष्ट्रीय राज्यों के बीच भाईचारे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति का नाम है। लेकिन विश्व राज्यवाद की स्थापना इन राष्ट्रीय राज्यों का निराकरण करने से की जा सकती है। पूरे विश्व राज्यवाद का तो समस्त विश्व के मानकों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। ये तो विश्व के विभिन्न राज्यों के बीच नहीं है, वरन विश्व के समस्त मानवों के बीच बंधुत्व की स्थिति का नाम है। राय का मौलिक मानवतावाद उदारवाद और मार्क्सवाद का सम्मिश्रण है और पुराने उदारवाद को मार्क्स के विचारों से परिष्कृत कर राय के नव मानवतावाद की स्थापना की है। धन्यवाद।